Hello everyone and welcome back once again in the sessions of microeconomics। देखिए हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिया है। आज हम इस पर एक सेशन और देंगे जिस सेशन में हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले आज आपको बुक प्रेजेंट की है कि मैं कौन सी बुक को रेफर कर रही हूं ताकि आपको आसानी हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नोट करना चाहो तो आप कहां से नोट कर सकते हो। मेरे पास ये हिंदी मीडियम की बुक है। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए भी इस बुक को ऑप्ट कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक्स अवेलेबल होती हैं सेम राइटर की। तो बुक है प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र, टी.आर. जैन और वी.के. ओहरी के द्वारा लिखी हुई ये बुक है। क्लास 12 स्टैंडर्ड की ये बुक है। अकॉर्डिंग टू हरियाणा बोर्ड इसका सिलेबस आपको इस पर्टिकुलर बुक में मेंशन्ड है। तो मैं आज स्टार्ट करूंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। देखिए मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 117 है। इस पर्टिकुलर 117 पेज पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करेंगे कि क्या है। निम्नलिखित तालिका से मांग की लोच ज्ञात कीजिए। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कैलकुलेट करनी है। हमें प्रति इकाई कीमत पर यूनिट कॉस्ट जो होती है, मतलब प्राइस जो होता है, वो प्राइस हमें दे रखा है। मांग हमें किलोग्राम्स में, मतलब डिमांड जो है वो हमें केजीज में दी हुई है। देखो बहुत ही ध्यान से, जब प्राइस 10 था उस वक्त कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी? 200। बिल्कुल इसी तरीके से जब प्राइस 9 हो गया, प्राइस कम हो गया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड देखो बढ़ गई है। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस केस में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। आपको प्राइस दे रखा है और डिमांड दे रखी है। मैंने जैसे क्वेश्चन में था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ लिख लिया है। देखो हमने एक फॉर्मूला किया था परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंगली, जो कुछ इस तरीके से था, जिसे आपको फॉर्मुलेट करना, आपको डिराइव करना भी मैंने सिखाया था जब हमने ये मेथड समझा था। तो P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, ये होता है P और ये होता है Q, और जब हम इनकी कंपैरिजन कर लेते हैं तो वो हमारे पास चेंज निकल आते हैं, यानी कि डेल्टाज निकल आते होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये P0 है, ये P1 है, ये Q0 है और ये Q1 है। आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो। आप देखो P मेरे पास 10 है, Q मेरे पास 200 है, तो मैंने ये फिल कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब चेंज इन क्वांटिटी लेना है। चेंज इन क्वांटिटी पॉजिटिव का बढ़ रहा है 50, तो पॉजिटिव का 50 लिख दिया। ये माइनस में आ रहा है, मतलब एक तरीके से मेरी जो प्राइस है वो रिड्यूस हो रही है, तो माइनस का 1 यहाँ आएगा। ऐसा करना जरूरी है ताकि जो हमें हमारे फॉर्मूले में ये नेगेटिव वाला साइन यूज करना पड़ता है ड्यू टू द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये कट हो जाएगा और जो हमारा फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से निकल आएगा, पॉजिटिव में निकल आएगा। तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उस इन्फॉर्मेशन को मैंने फिल कर दिया। P 10 था, Q 200 थी, यहाँ चेंज 50 था, यहाँ चेंज माइनस का 1 था। जब इसे मैंने कटिंग की तो मेरे पास 5/2 यानी कि 2.5 मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई। हम इसे इकाई से अधिक लोचदार भी लिख सकते हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान से मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको रीड आउट करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जानकारी दे रखी है दो वस्तुओं के बारे में, दो कमोडिटीज के बारे में बता रखा है, और आपको कहा गया है कि दोनों में ना हमने तुलना करनी है। हमें इंफॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। देखो ऊपर हमें प्राइस और मांग दी हुई थी, यानी कि डिमांड दे रखी थी, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपको मांग नहीं दे रखी है। आपको क्या दे रखा है? प्राइस के साथ
मांग नहीं दे रखी है, आपको कुल व्यय यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन किया था, तो गाइस जल्दी से वो वीडियो देखिए। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है क्या नहीं है बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, जरूर उसे रेफर करिए और इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें ये देखिए यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, 4 से 5 हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। हमने पढ़ा था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कि जब एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, मतलब प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में जब ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज हमें देखने को मिलता हो तो जो इलास्टिसिटी है वो इकाई से अधिक लोचदार होती है। लेकिन जब प्राइस भी बढ़ रहा है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है, सेम डायरेक्शनल चेंज जब हमें देखने को मिलता है तो इकाई से कम लोचदार होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो कुछ इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। प्रोडक्ट ए के केस में ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज है, देयरफॉर दिस इज द सिचुएशन, एंड प्रोडक्ट बी में हमें सेम डायरेक्शनल चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करेंगे। 3 है, एक वस्तु की कीमत 5 से कम होकर 4 हो जाती है, इसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 125 इकाइयां हो जाती हैं। कुल व्यय विधि द्वारा मांग की लोच ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने बहुत ही ब्रीफ में इसका आंसर समझाया है। देखो आपको कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राइस पहले 5 था तो क्वांटिटी 100 थी, अगर प्राइस 4 हो गया तो क्वांटिटी 125 हो गई। अब आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन में लगाने के लिए कहा गया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कीजिए। आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में समझाया था कि ये P इंटू क्यू के बराबर होता है, तो P इंटू क्यू किया 500 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से P इंटू क्यू किया, फिर से 500 आ गया। When there is no change in the total expenditure, जब कुल व्यय में कोई भी बदलाव नहीं होता है, प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो उस वक्त हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इक्वल्स टू 1 होती है, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक होती है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब देखो 4th क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की कीमत 80% गिरती है तब उसकी मांग की मात्रा या मांगी गई मात्रा 100% बढ़ जाती है। मांग की कीमत लोच हमने ज्ञात करनी है। अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन परसेंटेजेस की फॉर्म में गिवन है। आपने अगर ये चैप्टर शुरू की वीडियोस भी समझी हैं तो वेरी फर्स्ट वीडियो में ही मैंने जो मीनिंग आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का समझाया था उसमें मैंने एक परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले को यूज किया था समझाने के लिए कि ये किन दो चीजों का अनुपात है। देखो यही वो फॉर्मूला था जिसके बेसिस पर हमने परसेंटेज मेथड में ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ये वाला। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें अगर ये परसेंटेजेस वाली इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम परसेंटेजेस वाला फॉर्मूला ही यूज कर लेते होते हैं। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 100% इंक्रीमेंट थी, तो मैंने इसे प्लस में लिख लिया। प्राइस जो था वो डिक्रीज था, गिरावट हो रही थी 80% की, तो इसलिए मैंने उसे माइनस में शो कर दिया। माइनस माइनस मेरा कट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगी। जब मैं 100 को 80 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.25 आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 5th क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 5 हो जाती है, उसकी मांग की मात्रा 20 इकाइयों से घटकर 10 इकाइयां रह जाती हैं। आप पहले तो अपना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम कर लीजिए कि पहले 4 थी तो 20 इकाइयां कंज्यूम कर रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड हो रही थी, 5 हो गया प्राइस तो 10 इकाइयां रह गई। तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
हमें प्रतिशत विधि यानी कि परसेंटेज मेथड यूज करने के लिए कहा गया है, जिसमें P अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P का फॉर्मूला हम लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें कुल व्यय विधि का भी प्रयोग करने के लिए कहा गया है। हम पहले परसेंटेज मेथड से देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने अभी अभी आपको बोला है। तो देखो P कितना है 4, Q कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q माइनस का 10 है। याद रखना हमेशा जब भी ये डेल्टाज यानी कि चेंज कैलकुलेट करने हैं तो नए वाले में से पुराने वाला माइनस करना है। कभी गलती से पुराने वाले में से नए वाला माइनस मत कर देना। जैसे मैंने आपको इसी पेज पे ऊपर कुछ इस तरीके से लिखकर दिखाया था। तो जब हम डेल्टा Q कैलकुलेट करेंगे तो वो Q1 माइनस Q0 होगा, Q0 माइनस Q1 नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम डेल्टा P कैलकुलेट करेंगे तो वो P1 माइनस P0 होगा, P0 माइनस P1 नहीं होगा। अगर आप इन फॉर्मूलेज को ध्यान में रखोगे तो आपके ये नेगेटिव पॉजिटिव साइंस भी सही आएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसे कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 2 आ जाएगी। आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कुल व्यय विधि के द्वारा इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। P एंड Q ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, अभी अभी आपको बताया था P मल्टीप्लाई Q के बराबर होता है। तो P 4 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया 80, 5 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 50। अब देखो हमने डायरेक्शनल चेंज भी देखना है। क्या है डायरेक्शनल चेंज? जब प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज है। अभी ये आपको समझाया गया है। सेम डायरेक्शनल चेंज हो तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होता है, ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज हो तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होता है, और अगर कोई चेंज ना हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 होती है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इन 3 मेजर्स, इन 3 डिग्रियों को ही मेजर करता है। इन 3 डिग्रीज में ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नापता है, मापता है, मेजर करता है। आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम समझेंगे कुछ हटकर एक क्वेश्चन। एक उपभोक्ता 5 रुपए प्रति इकाई पर एक वस्तु की 40 इकाइयां खरीदता है। मतलब जब प्राइस 5 है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है? 40 यूनिट्स की। मांग की कीमत लोच हमें दे रखी है माइनस में 1.5। बताइए कि वह 4 रुपए प्रति इकाई पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। इसका मतलब हमें नए वाला प्राइस तो दे रखा है लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं बता रखी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने Q1 फाइंड आउट करना है, नई वाली क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो, जब भी हमें मांग की कीमत लोच दी हुई हो और हमने कुछ और चीजें निकालनी है, P निकालना है या Q, P1 या P0, इस तरह की चीज अगर हमें निकालनी है, हमने ये देखना है कि जो हमें कीमत लोच दे रखी है उसके साथ माइनस का साइन लगाया हुआ है या नहीं। अगर माइनस का साइन लगाया हुआ हो तो हमें हमारे फॉर्मूले में माइनस का साइन नहीं लगाना है। कौन से वाले फॉर्मूले में? जो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाकर आपको बताया हुआ है कि ये नेगेटिव साइन इस बार अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके साथ माइनस का साइन दिया हुआ है। देखो, ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर इसे फिल करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 दी हुई है हमें माइनस में, मैंने वो लिख ली। P 5 है, Q 40 है, लिख लिया 5/40। डेल्टा Q हमें नहीं पता, और मैं अभी अभी आपको डेल्टा Q का फॉर्मूला बताया है। मैंने क्या बताया है कि नए वाले में से पुराने वाली माइनस करनी है, यानी कि Q0 माइनस करनी है। Q1 हमें नहीं पता तो हमने X मान ली। Q0 हमें 40 पता है, इसका मतलब X माइनस 40 यहाँ पर
आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, यहां पर डेल्टा पी कितना है 4 - 5 यानी कि माइनस का 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कुछ इस तरह से सॉल्व मैंने किया है। मैंने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एक बार। अब देखो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 40 इधर वाली साइड जाकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा और ये प्लस का 60 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ 5x - 200 है, ये माइनस का 200 इधर वाली साइड जाकर प्लस का हो जाएगा और 260 आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 5x। और x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो 52 आएगी, यानी कि जो हमारा Q1 है वो 52 यूनिट्स या 52 इकाइयां निकल आएगा। तब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इनमें हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने थ्योरेटिकल पॉइंट अच्छे से समझा है तो आपको ये प्रैक्टिकल समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 20 रुपए प्रति इकाई हो गई। परिणाम स्वरूप उसकी मांग 100 इकाइयों से घटकर 50 इकाइयां हो गई हैं। वस्तु की मांग की कीमत लोच निकालनी है। आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको पी भी पता है, नया वाला पी भी पता है, आपको पुरानी वाली क्वांटिटी भी पता है और नई वाली क्वांटिटी भी पता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पॉइंट आपको जो बहुत अच्छा समझाने को मिलेगा मुझे, इसलिए देखो बहुत ही ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें ये नहीं दिया हुआ कि हमने कौन से मेथड का यूज करना है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन भी समझाना जरूरी समझा है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर में किसी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शनेट मेथड से कैलकुलेट करती हूं तो इस फॉर्मूले में जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है उसकी हेल्प से अगर मैं फिल करूं तो मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0.5 निकल रही है। अब देखो यहाँ पर वहां तो 1 है लेकिन यहाँ 1 से कम है, 0.5 हाफ होता है ना, 1 से कम होता है, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है और हमें आंसर भी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक ही दिया हुआ है। तो सिंपल सी मुद्दे की बात समझाने वाली ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ना दिया हो क्वेश्चन में कि कौन से मेथड का यूज करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले प्रोपोर्शनेट मेथड का इस्तेमाल करोगे। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ इस तरीके का ही है। आरंभ में जब वस्तु 100 रुपए प्रति इकाई पर बिक रही थी तब 1000 इकाइयों की मांग थी, तो ये P0 है और ये Q0 है। वस्तु की कीमत के बढ़कर 14 रुपए प्रति इकाई हो जाने पर मांग की मात्रा 500 इकाइयां ही रह जाती है, तो ये आपका नया P1 है और ये आपकी Q1 है। मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है, तो इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। ये देखो P और ये Q, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप सॉल्व करोगे, इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, फिल करोगे। याद रखना यहाँ माइनस का साइन लगाना मत भूल जाना, नहीं तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगी। अब हम देखेंगे कि हमें 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए 9th क्वेश्चन में है मांग की कीमत लोच 0.5 है, आपको इलास्टिसिटी इस बार दी हुई है। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 4 है, इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी आपको दे रखा है 4% वाला। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमने ज्ञात करना है। अब कीमत का हमने कैलकुलेट करना है कितना % चेंज आएगा। तो देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 है, एक चीज आपको दी हुई है दूसरी आपको नहीं दी हुई है, तो सिंपल सी बात है भाई फिल कर लो और चेंज कैलकुलेट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन बनकर आपके सामने उभर कर आएगी। 4% है ये 0.5 है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस है।
देखो जब इस तरह से हमें कैलकुलेट करना हो, जब हम 4 के साथ भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी हमें साथ में परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो डेल्टा चेंज इन प्राइस या परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि 4 डिवाइडेड बाय जो 0.5 यहाँ था वो 0.5 यहाँ आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये 40/5 बन जाएगा और आपका आंसर 8। अब क्योंकि ये परसेंटेज चेंज है तो आपका आंसर परसेंटेज किस में आएगा, 8% में आएगा। और अब क्योंकि ये माइनस का था तो यहाँ पर लिखा आएगा कि जो प्राइस है वो बाय 8% रिड्यूस हो गया है। अब देखते हैं कि हमें 10th क्वेश्चन में क्या बता रखा है। बहुत ही आसान है 10th क्वेश्चन भी। कीमत लोच 2 है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5 है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन आपने ज्ञात करना है। देखो बिल्कुल उसी तरीके से ये है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, चेंज इन प्राइस 5 है और आपने चेंज इन डिमांड निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास 10% आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस का। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। जब मटर के पैकेटों की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तब मटर के पैकेटों की संख्या में 8% की कमी हो जाती है। मटर के पैकेटों की मांग की लोच बतानी है कि कितनी आएगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल यही फॉर्मूला जो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऊपर और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे हम लिखेंगे। हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिमांड में चेंज है 8% कमी है और हमें 5% चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। हम फिल करेंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगी, ये भी माइनस का साइन है यहाँ पर, ये भी कमी हमें बता रखी थी तो ये भी माइनस की थी, ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 8 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.6 आ जाएगी। आई होप कि ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको समझाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अब बहुत ही आसानी से ये 2 छोटे से क्वेश्चंस मैंने और कवर किए हैं, ओरली ही हो जाएंगे। जब किसी वस्तु की कीमत में 7% की कमी होती है, इसके कुल व्यय में टोटल एक्सपेंडिचर में 3.5% की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है। इस वस्तु की मांग के लोच के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो यहाँ कमी है और यहाँ वृद्धि है, ऑपोजिट डायरेक्शनल चेंज है, तो मांग की लोच अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाएं, क्योंकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो इकाई से अधिक लोचदार आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए ये 13th क्वेश्चन है, इसमें हमें समझा रखा है कि गोभी के फूल की कीमत 8% बढ़ रही है और एक परिवार का गोभी के फूल पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है। ये यहाँ पर आंसर गलत है, तो यहां पर अगर हम ज्ञात करेंगे तो देखो कुल व्यय के हिसाब से ही सेम डायरेक्शनल चेंज है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से कम लोचदार निकल आएगी। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ इलस्ट्रेशंस भी दे रखी हैं, आप उन इलस्ट्रेशंस को भी रेफर कर सकते हो। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज एंड लाइक द वीडियोज। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।